हाय दोस्तों। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि मैं पेपर 2 की प्रिपरेशन बताऊं आप सभी को। पेपर 1 के लिए तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है और मेरे पास मैं एक्चुअली टाइमली कोई वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ किसी प्रिपरेशन से रिलेटेड। लेकिन जब मेरे पास इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पर कमेंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, मेजॉरिटी में काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, तो मैं उसी टाइम सिर्फ वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो मुझे पता चला है कि 29 अगस्त का आपका डीवी है और पेपर 2 जो होगा आपका 2024 वाले का, जो 2025 में आपका एग्जाम हुआ है अगस्त में, उसका पेपर 2 जो होगा वो अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो नाउ डेज इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल कि कब क्या हो जाए एसएससी के थ्रू, बट लेट्स बी होपफुल। ठीक है, तो एसएससी जीएचटी और जीटीओ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसके पेपर 2 में 2 चीज़ आती हैं, 2 एसेज आते हैं और 2 ट्रांसलेशन आती हैं। ठीक है, मैं फिलहाल आपको ऐसे के रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ। मैं अभी के लिए आपको एसेज के रिगार्डिंग प्रिपरेशन बता रही हूँ। ट्रांसलेशन के ऊपर मैं वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो एसेज आपको 2 लिखने के लिए आते हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, 500 वर्ड्स ईच। ट्रांसलेशंस भी 2 आती हैं, एक हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो एसेज की बात कर लेते हैं। एसेज आपको किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ये मैं दोनों ही एसेज बताऊंगी। दोनों के लिए कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं उसी तरीके से बता रही हूँ, या ये प्रिपरेशन करने का तरीका मेरा वही है बताने का जो मैंने फॉलो किया था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि ओनली प्रिपेयर दोस ट्रेडिशनल एसेज एंड प्रीवियस ईयर एसेज। मैंने अपने टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल एसेज को ही प्रेफरेंस देती थी, क्योंकि ट्रेडिशनल एसेज ही रिपीटेड फॉर्म में आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर एसेज जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस 10 साल के प्रीवियस ईयर अगर मैं उठाकर देख लूँ, 7-8 साल के भी मैं उठाकर देख लूँ, तो उनमें से भी मैं सिर्फ वही एसेज प्रिपेयर करती थी जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उनमें से मैं कोई ऐसे 10 एसेज छांट लेती थी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कम से कम 10 एसेज हिंदी के भी और इंग्लिश में भी प्रिपेयर कर जाती थी। ठीक है, बैक टू द पॉइंट, प्रिपेयर एटलीस्ट 10 एसेज ऑफ ईच सब्जेक्ट, यही मैंने कहा अभी। ठीक है, अच्छा, अभी जो फिलहाल अभी जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम तो चैट जीपीटी कोई इतना नॉलेज में नहीं था, लेकिन अभी मैं आपको यही कहूँगी कि जब आप एसेज प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने आप से लिख रहे हैं तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सोर्स है एक अपने एसेज को एग्जामिन कराने का, सेल्फ एग्जामिन कराने का। ठीक है, अच्छा, मैं अपने एसेज की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो मैंने बुक एक यूज़ की हुई थी, वो थी 151 एसेज की। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ करती थी वो थी पीडीएफ्स। मैं पीडीएफ्स निकालती थी एसेज की। ठीक है, पीडीएफ्स जो एसेज होते हैं उनकी लैंग्वेज, उनका सेंस और उनका स्ट्रक्चर वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता था पीडीएफ में, तो मैं पीडीएफ से एसेज पढ़ती थी। ठीक है, पीडीएफ की तरह ही मैं उनको फॉर्म करती थी। बुक मैंने यूज़ कर ली, चैट जीपीटी मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग माई एसेज तो मैं ये 2 चीज़ें ही यूज़ करती थी ज़्यादा, पीडीएफ और बुक्स फॉर प्रिपेयरिंग माई एसेज। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं जो बच्चे पीछे जो सिलेक्ट होकर आए हैं मैं उनकी कॉपीज़ भी देखती थी। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑलवेज यूज़ कोट्स एंड फैक्चुअल डेटा इन योर एसेज। ठीक है, फैक्चुअल डेटा में कोट्स में तो आप कोट्स को आप स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं और बीच में एट द एंड भी ले सकते हैं। ठीक है, बीच में नहीं लेकिन एंड में आप जब कंक्लूजन लिख रहे हो तो जो एंड करेंगे आप ऐसे का वो कोट से करा जाए तो बेहतर है, या फिर स्लोगन हो कोई। ठीक है, अच्छा, और एक फैक्चुअल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिखाती है कि आप कितने अवेयर हैं, आप कितने अपडेट हैं आज के टाइम के को लेकर। ठीक है, अच्छा, फैक्चुअल डेटा यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बता रही हूँ। कोट्स भी यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगता है और आप दिखाता भी है कि आप अवेयर हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एसे, अब मैं बात कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एसे की कि आप किस तरीके से एसे को लिखेंगे। जो मेरी समझ है एसे लिखने की, जिस तरीके से मैंने सीखा है अपने एसेज को लिखना हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है, तो पहले देखते हैं हिंदी निबंध संरचना। ठीक है ना, हिंदी में जो एसेज लिखे जाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आप जब हिंदी में एसेज लिखते हैं तो वो हमेशा पॉइंट वाइज होना चाहिए, चाहे वो हिंदी का ऐसे हो, चाहे वो आप सोशल स्टडीज़ का ऐसे लिख रहे हो हिंदी में, या सोशल स्टडी का या पॉलिटी का कोई आंसर लिख रहे हो हिंदी में, तो भी उसका स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है, तो हिंदी का जो निबंध लिखेंगे आप वो पॉइंट्स में सब हेडिंग्स बनाकर लिखेंगे। ठीक है, हमेशा हिंदी में, सिर्फ हिंदी की बात करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे आप कोट से, जो मैं करती थी। फर्स्ट पॉइंट मैं देती थी प्रस्तावना या भूमिका, जिसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग्स बनाकर लिखी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बॉडी से रिलेटेड जो भी ऐसे का टॉपिक है उससे रिलेटेड आप कम से कम 5 या 6 हेडिंग्स या सब हेडिंग्स बनाकर देंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा, निष्कर्ष, वो लिखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में अपने पर्सपेक्टिव्स डालिएगा, अपने पर्सनल व्यूज डालिए कि आप क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ डालनी होती है निष्कर्ष में। यूज डेटा एट द एंड ऑल्सो, ये मैंने बताया था आपको। इंग्लिश के ऐसे के लिए आप इंग्लिश के ऐसे के लिए ऐसा कोई फॉर्मेट या स्ट्रक्चर नहीं होता है। हिंदी के ऐसे के लिए यही माननीय स्ट्रक्चर होता है, मैं अभी भी आपको दोबारा से बता रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप ये जो पॉइंट्स हैं ये हेडिंग्स में ना लिख के सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ्स में लिखेंगे, और तभी टीचर समझ जाते हैं कि अच्छा ये पैराग्राफ जो है ये आपका इंट्रोडक्शन का है, नेक्स्ट जो है वो बॉडी का है, और फिर लास्ट में जो कंक्लूजन है वो भी पैराग्राफ में लिखेंगे। लेकिन हेडिंग्स नहीं बनाई जाती हैं इंग्लिश में। ठीक है, सब हेडिंग्स नहीं दी जाती हैं इंग्लिश में, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ्स यूज़ होते हैं। ठीक है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश के दोनों के लिए यूज़ होंगे। बी टू द पॉइंट, हमेशा और हमें एग्जैजरेट नहीं करना अपने ऐसे को, बिल्कुल भी किसी और ही टॉपिक पर नहीं पहुंचना है अपने एसेस को लेकर। ठीक है, टू द पॉइंट रहना है, हमेशा उसी सर्कल के अकॉर्डिंग रहना है जिस सर्कल में आपका टॉपिक है। ठीक है, डू नॉट रिपीट सेम सेंस इन डिफरेंट लाइन्स। ठीक है, सेम वर्ड्स सेम लाइन्स सेम सेंस बट इन डिफरेंट लाइन्स यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, ट्राई टू बी फैक्चुअल बाय गिविंग रियल लाइफ एग्जांपल्स डाल सकते हैं आप। कई अगर पॉलिटी पर कोई आ जाता है ऐसे वगैरह, तो आप किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं या जो भी उससे रिलेटेड हो। ठीक है, ट्राई टू गिव एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट शुड बी यूज्ड एज अ मेजर फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये सोशल एसेज में कम यूज़ हो सकता है, और लेकिन आजकल एआई का ज़माना है तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई ऐसी कॉमन टेक्नोलॉजीज जो टॉपिक से रिलेटेड हो निकालकर उसके बारे में पहले से ही पता रख सकते हैं, और फिर चाहे जो भी ऐसे आ जाए आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है, जैसे साइबर क्राइम में आप किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, एआई का आ गया उसमें किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, और कोई वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन सेफ्टी के ऊपर आ गया तो उसमें कोई टेक्नोलॉजी ऐसी जो आजकल चल रही है वो यूज़ करी जा सकती है। एनवायरमेंट के ऊपर कोई ऐसे आ गया उसमें क्या है, तो यही बात है कि आप उस टेक्नोलॉजी को बता सकते हैं कि एनवायरमेंट का कोई टॉपिक आ गया तो एनवायरमेंट में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है। ठीक है,
उसके बाद ट्राई टू पुट एनी नेम ऑफ एनी नॉवल दैट यू हैव रेड, ठीक है, इफ इट इज़ सोशली कनेक्टेड टॉपिक, ठीक है, सोशल इशूज़ में, सोशल कनेक्शंस में, सोशल टॉपिक्स में काफ़ी नॉवल्स के नाम यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई ऐसे आ जाता है, तो जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो बहुत सी नॉवल्स पढ़ रखी होती हैं। और एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप हिंदी कैसे लिख रहे हैं लेकिन आपको बुक का नाम इंग्लिश का याद आ रहा है कोई, तो बेझिझक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको हिंदी में लिखना पड़ेगा, आपको ट्रांसलिटरेट करना पड़ेगा, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश में कोई इंग्लिश का कोई ऐसे लिखना और आपको हिंदी की बुक याद आ जाती है, तो बेझिझक आप हिंदी की बुक का नाम उसमें दे सकते हैं विद राइटर्स नेम, ठीक है, नॉट विदाउट राइटर नेम, ठीक है। तो ये थे आज के पॉइंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।